ठीक है, देखो ये चीज़ याद रखना। स्टार्टिंग में मैंने जैसे कल देखा, मैंने कल 2022 वाला करवाया था तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था उसमें, 40-45 मिनट में हो गया था। तो ये हल्का, जैसे कभी अगर निष्कर्ष पूछे ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या निहितार्थ है, तो आखिरी लाइन पढ़ोगे, आखिरी पैसेज में उससे पता लग जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से जो है चीज़ें शॉर्ट होती जाएगी। अगर आखिरी में देखोगे तो चीज़ें, जैसे ये महत्वपूर्ण निहितार्थ पूछ रहा है, निष्कर्ष पूछ रहा है, तो हमेशा आखिरी का पैराग्राफ में निकलता। देखो, भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। बेरोजगारी की बात करें, रोजगार कैसे चाहिए, तो नया सेक्टर आएगा कहाँ से? ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। तो ये जो है, ये तो आधा ही भर पाएगा। सर्विस सेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, जैसे शेष आधे भाग को सुगमतापूर्वक भर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना। तो किसकी बात कर रहा है? स्वास्थ्य और शिक्षा की। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? ये चीज़ याद रखना कि सोशल सेक्टर हो गया ये। तो इसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अपने को पता लग गया कहीं ना रोजगार की बात कर रहा है, कौन कौन रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ये पता लग गया। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवासन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने के आवश्यकता होता है। एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है ये, कभी भी नहीं। दूसरी बात है, यहाँ पे कोई ग्रामीण ऐसी कोई बात है ही नहीं। पूरे पैसेज में अगर आप देखो, कोई ग्रामीण की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगला देखो, निर्माण। ये देखो, सेवा सेक्टर बेरोजगारी समस्या को कम करता रहा है। यहीं पे देखो, यहीं पे ये लाइन, नया सेक्टर व्यापार रोजगार के अंतर अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा, पूरा तो कर भी नहीं सकता, ठीक है। और ऐसे भी ओनली सेवा सेक्टर कभी नहीं कर पाएगा, स्पेसिफिक एरिया कभी भी किसी चीज़ को कर ही नहीं सकता कम। अगला देखो, निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थिति में सुधार लाना चाहिए। उससे क्या होगा? अब देखो, मेन कंक्लूजन क्या है? ये जो आखिरी वाली जो लाइन है, केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमतापूर्वक भर सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्चा बढ़ना आवश्यक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी देखो, भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस, जब इस टाइप का होगा तो आगे पीछे दोनों पढ़ना पड़ेगा। अरे छोटे छोटे पैसेज, मेरा तो मानना है कि दो कंप्लीट ही पढ़ लिया करो, इतना आदत डाल लो। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ वर्ड तो समझ लेना, आंसर भी उसी से आएगा। कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी और सभी के लिए हो, ठीक है। तो इतना आ गया। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि सुनिश्चित करे कि उसके अधिकार गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल नहीं किया जा सके। तो मतलब ये बिल्कुल पॉलिटी का है। और अपन पढ़ते राइट टू प्राइवेसी, ये सब सारी चीज़ें फ्रीडम है। इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र नहीं है, अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि गैर सरकारी पक्षकार इसके अवरुद्ध करने में सक्षम हो। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेसी को बीच कर पाए और प्राइवेट सेक्टर वो भी नहीं कर पाए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये पूर्वधारणा है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेसिस पे काम करो। अब देखो, पहले ये आखिरी वाला देखो, डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगति नहीं है। मैंने कितनी बार बोला कि एग्जामिनर को गलत स्टेटमेंट बनाना होता तो सबसे ईजी तरीका होता नोट लगा दो। तो ये हमेशा याद रखना है चीज़, ये एग्जामिनर हमेशा करता है। तो ये दो ऑप्शन अपने गए। अब इससे क्या पता लगा? दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक सही हो गया अपना, ठीक है। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता का अधिकार का हनन न करे। ये आखिरी वाला लाइन ऐसे राइट, ऐसे भी सही है ये। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो उसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके। ये बात तो सही, एकदम पॉजिटिव बात है। होनी चाहिए, ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके, जो डिजिटल है उन आंकड़ों को सुरक्षित रख सके। तो एक चीज़ याद रखना, जनरल स्टेटमेंट होता है जो अपन जीएस में पढ़ते हैं कि हाँ ये तो होना चाहिए, पॉजिटिव बात है, वो हमेशा सही होती है, पैसेज में कभी गलत नहीं जाती है। ये हमेशा ये चीज़ नोटिस करना, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम अलग ही बात कर रहा है। अब देखिए, छोटा सा पैसेज है, पढ़ लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। छोटा सा पैसेज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, आंसर आ ही जाता है। ऐसे भी आ ही जाता है, परंतु फिर भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी के सही होने का। जल के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना है कि ये नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमि से आता है, ठीक है, ध्यान से समझना। आर्द्र भूमि से आता है या नदियों से आता है, इसके बावजूद उनसे पृथक माना जाता है। यद्यपि जल का प्रयोग संसाधन या वस्तु के रूप में किया जाता है, लोक नीति सदैव यह नहीं समझ पाती है कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है।
सदैव ये नहीं समझ पाती, ध्यान से समझना। अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास है, न कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने के। तो कहीं कहीं आपने देखा वेटलैंड के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर तो उसी के तहत ही आएगा। ठीक, अब पूरा पढ़ लिया। स्वाधीन तर्कसंगत विवेकपूर्ण निष्कर्ष हमेशा आखिरी की लाइन से ही आता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखो राम से समझौते तो कहीं पे भी बात नहीं किया। देखो ये चीज़ रखना, जो स्पेसिफिक वर्ड दे देता है, जैसे उसमें सेवा सेक्टर दे दिया, इसमें राम से समझौता दे दिया, गलत है। कि अंतर्गत नदियों अन्य आर्द्रभूमियों को संरक्षित किया जाए, पहली बात राम से समझौते के अंदर वेटलैंड ही आते हैं, नदियाँ तो आती ही नहीं है, तो ऐसे गलत हो जाएगा, बहुत इलॉजिकल स्टेटमेंट है। आगे देखो, जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए, यह हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ताकि इसका दुरुपयोग अतिउपयोग रोका जा सके। अरे ऐसा नहीं होना, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। किसी को फिर अगर थोड़ा बहुत कम शुल्क में देना पड़ रहा तो वो भी करो, किसी पे ज़्यादा टैक्स लगाना वो भी करना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं देनी नहीं चाहिए, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। अब बी और सी में से आंसर देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, वेटलैंड आना चाहिए पहले, तो आंसर में तो वेटलैंड यहीं दिख रहा है, आंसर तो यही आएगा। ये पढ़ लेते हैं। जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवर्धित किया जाना चाहिए। अरे बात उसकी है ही नहीं, बात है कि वेटलैंड जो है वहाँ से पानी निकलता है, अपन उसका पार्ट नहीं समझते, उसे अच्छे से संसाधन यूज नहीं कर पा रहे। आर्द्र भूमि को जल के मुक्त स्रोत के रूप से कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। अरे कहीं ना कहीं वेटलैंड की इंपॉर्टेंस ही बता रहा है। और वेटलैंड में बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी फिर से 4-5 बढ़ गई है, तो उसको अच्छे से मैप में लोकेट कर लेना। ठीक है, अगला देखो। हमारे निवेश निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि संपत्ति का विनिधान, और दुख की बात है कि हम में से अधिकांश इस निर्णय को उतना ही महत्व नहीं देते जितना वांछित है। हम अपने भविष्य के पूर्वानुमान तलाशने के लिए अडिग है, तो वही इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए क्या, उसके बारे में छोड़ो, यहाँ पे आखिरी लाइन पढ़ो। पर हम यह मानकर जीवन नहीं जी सकते कि सभी चरम घटनाएं और वो भी सभी एक साथ घटित होने के लिए तैयार बैठी है। हम जानते हैं कि जोखिम के ये सभी चरम स्वरूप एक साथ प्रकट नहीं होंगे। तो ऐसा तो नहीं एक साथ ही बहुत सारी चीज़ें हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये इन्वेस्ट करने की बात करें तो हमेशा देखो, इन्वेस्टमेंट का जैसे किसी से सलाह लोगे तो वो हमेशा ये बोलेगा कि भी किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो। डिफरेंट, मान लो आपके पास 10,000 रुपये, तो 5,000 इधर लगा के रखो, 5,000 इधर, ताकि जब भी अगर एक्सी विकेट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों ही नेगेटिव चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये आखिरी लाइन यही समझा रही है अपने को। तो स्वाभाविक सी बात है, एक तो प्रॉफिट में रह जाओगे, और सोचो कि सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया तो फिर नुकसान होने की तो प्रोबेबिलिटी, रिस्क बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। ये कोई जरूरी शैली है। अब जाके मतलब वही बात होगी, मैं जाके भीड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं होता भाई। फिर रैशनैलिटी, तार्किकता, ये सब सारी चीज़ें कहाँ चली जाएगी। एकमात्र यही है कि रिस्क लो और उसी से प्रॉफिट कमा पाओगे, ये तो गलत तरीका है। निवेश करते समय एक ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन संगठन संस्था को खोजिए जो आपके लिए आपका धन का ठीक प्रबंधन कर सके। तो ऐसे गलत है। आप जब तक खुद का रैशनल डिसीजन, ठीक है सलाह लीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मैंने कल भी शायद ये लाइन बोली थी कि भाई सुनो सबकी, करो अपनी मन की। आप सलाह लीजिए, पर करना आपको, आप सोचिए तो बोला कि पूर्ण रूप से आप उसी पर निर्भर हो जाइए, तो ये तो गलत है। ऐसे ही आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर आप कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाओगे। अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम नहीं। तो एकदम सही बात है, पॉजिटिव बात है। सके वर्ड ये भी चाहिए याद रखना, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ नोटिस करो कि ये क्वेश्चन वही है जो बार बार आप 2011 से देखते आ रहे हो, ऐसा कोई अलग नहीं है ये क्वेश्चन। अभी जीएम क्रॉप के बारे में कुछ इसमें ज़्यादा सोचना है। जीएम आप ऐसे भी जीएस में पढ़ते हो, तो डायरेक्ट आंसर पढ़ो। मैं फिर बताऊँ, जितना जीएस के टॉपिक का नॉलेज अपना जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा वो सारी चीज़ें अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो एक ऑप्शन कटेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। पहला पढ़ो, ये फोर्थ पढ़ो। जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप एक्सट्रीम वर्ड शामिल होना देश की व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व निपटान के प्रभावित में सुधार लाता है। उल्टा नेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा उतने ज़्यादा चीज़ें खराब होती है। जैसे चौथा काटोगे आप आंसर तक पहुँच जाओगे। दूसरा भी देखो, जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। ठीक है, नियमन का एक दैट्स द नेगेटिव सेंस। आप ये बोलते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी की नीति बनानी है तो उसमें लोगों का इनपुट लेना चाहिए, पर नियमन तो ये रेगुलेशन वाला काम होगा। रेगुलेशन वाला काम लोग से ही करेंगे, सरकार करेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट जैसे काटोगे आप उससे भी हो जाएगा, सही है। अभी देखो फर्स्ट थर्ड सही क्यों है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है, एकदम सही बात है। ये तो जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, भी एकदम पॉजिटिव बात है। तो दोनों सही बात है।
शेष रूप से अंतर्निहित करता है। मरम में मैंने कितने में बोला, आखिरी की लाइन पढ़ो, वहीं से आंसर आ जाता है, आखिरी के पैराग्राफ पढ़ लो। ठीक है, तो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूलन में मददगार है। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के अंश के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक वैकल्पिक नहीं हो सकता। जैव प्रौद्योगिकी घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा सम्मेलन के अंतर्गत दायित्वों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी उसका क्या है। अब देखो, सीधी सी बात है कि अपने को देखो हमेशा इसी माइंड में रखा करो कि टेक्नोलॉजी के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पॉजिटिव वैसे ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, अब देखो, जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत का महत्व ही नहीं दिया गया है। ये नेगेटिव बात है। मैंने कितने बार जब नोट लगा देता है तो बहुत रेयर चांसेस होता है। ठीक है, पर पूरी लाइन पढ़ा करो, ऐसे नहीं नोट देख दिया काट दिया, उसका सेंस क्या निकल रहा है, एक्सट्रीम निकल रहा है, क्या है। जैव प्रौद्योगिकी नकारात्मक परिणाम ठीक से समझे ही नहीं गए। अच्छा, समझे नहीं गए तो फिर क्या बात करें, भारत बैन क्यों लगाया है अभी जीएम सरसों पे, इन पे। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूलन क्रियाविधियों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ही नहीं किया जाता। अच्छा, क्या बात कर रहे हो। आजकल ऐसे बहुत सारे बीज बन गए हैं जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सूटेबल करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें। जैव प्रौद्योगिकी भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता के तक सीमित नहीं है। ये बात सही है, ये भविष्य के लिए भी है भाई, भविष्य की टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कि आज की प्रॉब्लम को देख रही है, नो, ये भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी देख रही है। एकदम सही बात है ये तो। ठीक है, देखो एक चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जीएस के जो टॉपिक है उन पे अच्छे से कमांड करो। जब देखो अभी एफडीआई वाला आ गया, अभी एफडीआई वाला सीधी सी बात आप बार बार पढ़ोगे इकोनॉमी में, अरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं करवाऊंगा उसी टाइम मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता, मैं जैसे एफडीआई आया ना 2021 में आया था, 22-23 में नहीं आया, तो आपकी बात कन्फर्म मान के चलो एफडीआई से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पढ़ना, इसमें कोई ज़्यादा उतना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। एकदम सही बात है। हमेशा विदेशी इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करते रहोगे तो कभी भी धोखा खा जाओगे। अगर वो मान लो लेके निकल गए इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें, तो सही नहीं है। तो ये बात सही है, एकदम पॉजिटिव बात कर रहा है। ठीक है, अभी देखो ये पॉजिटिव है ऑटोमेटिकली। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए यहाँ पे। एकदम पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो 1 और 5 सही है, तो ऐसा आंसर तो आ गया अपना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्यों सही है, घरेलू निजी निवेश को सशक्त करने वाली बनाने वाली नीति अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, यही तो देखो, यही दोनों, ये बात भी यही कर रहा है कि ज़्यादा बाहरी पे निवेश मत करो, भारत जो अंदरूनी है उस पर इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करो। तो ये अभी गलत क्यों, 2 स्टेटमेंट जो गलत है वो देखो। ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सके। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन देखोगे तो सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इन्होंने ऑप्शन ही बनाया है ऐसे। निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं है, पीपीपी मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ ज़रूरत तो प्राइवेट सेक्टर बढ़े, और ऐसा क्योंकि सरकार हर काम नहीं कर सकती। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या बात कर रहा है, कहाँ चपलता, देखो ना चपलता वाला ये रहा। अब देखो, ठीक है, पढ़ लेते हैं। निजी निवेश सामान्यतः चपल है, कि विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है क्योंकि उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफ़ी अधिक है। समझ बात, तो समुद्र संचार और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए तो ज़्यादा उन पर नहीं रहना चाहिए डिपेंडेंट। इसलिए रोजगार देने का दायित्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर नहीं छोड़ा जा सकता। देखो यही आंसर आ गया। सांप्रतिक एफडीआई अंतर्गत सभी समय और सभी सेक्टरों तथा क्षेत्रों के संदर्भ में चपल होता है, जिनके अधिकतम प्रतिफल की तलाश का आवश्यक परिणाम है। अस्थिर रोजगार और आय एवं क्षेत्रीय असमानता को प्रबलन उसके दुष्परिणाम है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। विदेशी निवेश का एक संभावित सकारात्मक परिणाम है कि नई प्रौद्योगिकी का अंतर्वहन और उसका अनुवर्ती विसरण। तथापि प्रौद्योगिकी विसरण एकदम सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि विसरण के लिए भारत में भौतिक व मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। अब देखो, कहीं पे भी अगर आप पैसेज पढ़ोगे ये नहीं दिया है, अगर आप डायरेक्ट देखोगे, पर नहीं, ये देखो, ये मानव पूंजी किससे बनती है, हेल्थ से और एजुकेशन से, वो इनडायरेक्ट वे से देता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये देखो मानसून के बारे में है, कब कौन सी बरसात होती है, तो ये वाटर कंजर्वेशन के बारे में। अब देखो ना, यही कल भी सेम पैसेज था, यही सेम वाला 2022 वाले पेपर में। तो अगर आप देखोगे ना, बार बार इन पेपरों में घूमोगे तो आपको सेम चीज़ें रिपीट होती नजर आएगी। अब तो सीधी सी बात आ रही है कि स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जो हमेशा ही वो दिया रहता है। अब देखो, इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट पकड़ो, उससे कट जाएगा।
ये देखो, कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे करने लगे ना तो भाई पूरी ज़मीन को खोद डालेंगे। नेगेटिव चीज़ के लिए कभी सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। तो जैसे तीसरा काटोगे, 2 ऑप्शन तो कट गए अपने ऑलरेडी, ठीक है। अब आगे देखो, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अरे अच्छा, केंद्र सरकार, जो भी नेगेटिव काम, ये राज्य सरकार का काम है। नियंत्रित करना ये नेगेटिव वर्ड होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। 5वां भी गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ठीक है, चौथा क्यों गलत है? कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। अच्छा, कानून बना के तो बताओ, फिर किसान कहाँ पे आएंगे? ये कितना नेगेटिव बात है कि उसके लिए कानून बनाओ तो ये तो ऐसे नेगेटिव, बहुत नेगेटिव काम हो गया। नदियों के अंतर संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। एकदम सही बात है। इसमें देखो, इस पैराग्राफ में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा था कि भाई बरसात नहीं होती है, 2-3 महीने के लिए बरसात होती है, ठीक है, तो वाटर ऐसा होता बह के चले जाता है समुद्र में। तो समझ में, इंटरलिंकेज करो, जहाँ कमी है वहाँ होना चाहिए। तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी रही है। जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों, नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। एकदम सही बात है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए स्टेटमेंट है, मतलब पूरक है। ये है तो ये होगा ही, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसी एक मैं ट्रिक जीएस में भी बताऊंगा। अब देखिए, पता लग गया एजुकेशन के बारे में है, क्या है उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एजुकेशन के बारे में तो अपन कितने पैसे देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं आंसर डायरेक्ट वहीं से ही आता है। किसी देश में निम्न कर दर निरपराध रूप से, एकदम बोले, ये एक्सट्रीम वर्ड है, उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणित हो जाती है मतलब अगर आप लो टैक्स दर रखते हो तो वो, मतलब ये बोला कि हमेशा जो है एजुकेशन में ही लगेगा, हायर एजुकेशन में। ये क्या बात कर रहे हो, तो कहीं पे भी लग सकता है, वो जरूरी से ही है। तो जैसे काटोगे, 2 ऑप्शन तो गए काम से। बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित, तो ये जरूरी नहीं है। सुनिश्चित करता है, एकदम कन्फर्मिटी वाली बात बोल दी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने शिक्षा में इन्वेस्ट किया तो कोई ज़रूरी नहीं, उसके हो सकता है राजनीति की भी स्वतंत्रता खुले, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता इसीलिए होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो बोल दी कि आर्थिक स्वतंत्रता ही तो स्पेसिफिक वर्ड है, ये ऐसे कट जाएगा। आंसर तो पहुंच गया। अभी आंसर क्यों सही? आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव बात है। सबाई सी बात है, इकोनॉमी रूप से जितने मान लो लोगों को, अगर सोचो कि किसी व्यक्ति को यही बोल दिया जाए कि नहीं आप यही काम करोगे, तो ये वही स्टेटमेंट है जैसे कुमार का बेटा भाई कुमार ही बनेगा। तो गलत है ना, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है यहाँ पे। तो मानव पूंजी का फिर कैसे निर्माण होगा, क्यों स्कूल जाएगा वो? तो ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव बात है कि बस होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अब ये देखो, ये किसके बारे में है? वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे इस टाइप का जो है हमेशा आ रहा है, ये 2023 में भी आया, एनसीडी के बारे में, इनके बारे में, ठीक है। तो ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। सारे तार्किक निर्णय संदेश, तो निर्णय संदेश आखिरी में ही मिलेगा आपको। देखो, तो यहाँ से पढ़ो। मल प्रबंधन अधोसंरचना, मल जल अभिक्रिया संयंत्र में भी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे मल प्रणाल अपशिष्ट जल को इन संयंत्रों तक ले जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि असंसाधित जल, मल जल प्राकृतिक जल निकाय में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाए। यदि हमारे शरीर इतने समर्थ हो तो पूरी तरह लागत को वहन कर सकते, तो जल को निःशुल्क पूर्ति की जा सकती है, ऐसे नहीं। पर स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है, जैसे नालों में पानी छोड़ दिया जाता है, फिर नाले जाके गंदे नाले जो नदियों में मिलते हैं, अगर वो मान लो कि आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं है कि उसको प्योरीफाई करके डाला जाए, नहीं है तो भाई तुम फिर फ्री में जल नहीं दे सकते। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप उसे रिफॉर्म कर पाते हो, तो फिर फ्री में बांटो, कोई दिक्कत नहीं, उसे रिसाइकिल करके करके वापस दिए जाओ। तो एकदम सही बात है। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखो, बी वाला स्टेटमेंट पढ़ो। ये इस टाइप का स्टेटमेंट आपको हर साल मिलेगा। शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष ही नहीं है। अच्छा, एकदम गवर्नमेंट हमेशा नेगेटिव आक्षेप लगाना, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखो, हमारे शहरों में जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या जिसका समाधान संभव ही नहीं है। कितना नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहा है। हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक, वेरी, ऐसे गलत जाएगा कि शहरों में जनसंख्या एक अधिकतम आकार निर्धारित कर शहरों की जनसंख्या सीमित करी है। अच्छा, मतलब आज दिल्ली में बोल दिया जाए कि 1 लाख के लोग रहेंगे, सबको बाहर भेज दोगे? इट इज़ पॉसिबल? नेगेटिव काम है, कभी पॉसिबल नहीं होगा। शहरी स्थानीय निकाय को उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। यही तो बात बोला है। ये देखो आखिरी में, अगर आप वहन नहीं कर सकते तो आपको पैसा लेना पड़ेगा। सही बात है, यही तो होता है। अगला देखो, केवल धनी शहरी जल की धारणीय आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। अरे नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दिल्ली में देख लो, दिल्ली में कहाँ फ्री हो रहा, मुंबई में देख लो, वहीं पे नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं है। शहरों में जल की धारणीय आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों की जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक
है। ये बात सही है, जनरल स्टेटमेंट ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के बारे में कौन कितना कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, भारत का कैसे इसे ट्रांसफर कर रहा है डाटा है उसके बारे में, ठीक है, उसका अब देखो ध्यान से देखना। एग्रीकल्चर का है आप ऐसे समझ जाओगे। अब देखो, जब कृषि जोत मूलतः बड़े इस टाइप के गलत होते हैं, मूलतः छोटे और सीमांत हो, तब संरचनात्मक ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। असंभव एकदम मतलब नेगेटिव बात कर दी है। अरे भाई हो सकता है, मे बी सम पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये तो गया। आगे देखते हैं, चौथा देखो, क्यों चौथा कॉमन आ रहा है, चौथा कटेगा तो आंसर पहुंच जाएंगे, या दूसरा कटेगा तो आंसर पहुंच जाएंगे, तीसरा जो भी है। चौथा पढ़ो, कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक है। अच्छा ये आवश्यक स्पेसिफिक बोलना कि मतलब कृषि माल की उच्च कीमतें, अरे हो सकता है कि अडानी को लाभ मिल जाए सारी उस इनकम का, तो गरीबी मतलब पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। ये बोल सकता हो सकता था, तब सही मान लेते अपन इसको, बोल दे आवश्यक ही है तो आंसर ही आ गया। अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है। देखो जो सही वर्ड होते हैं ऑटोमेटिक, देखो ये सकती है इसलिए सही हो गया, यही स्टेटमेंट बोल देता कि आवश्यक है तो कट जाता फिर वही। भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पाद जैसे कि पशुधन और बागवानी के लिए मूल्य श्रृंखलाओं को बनाने की आवश्यकता है। हाँ ये बात सही है, आवश्यकता है, ऐसा करना चाहिए ताकि तो वैल्यू चेन बढ़ेगा, वैल्यू चेन बढ़ेगा तो उन किसानों को भी लाभ होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमेशा चीज़ रखना कि वो स्पेसिफाई कर रहा है, ये बोला जनरल स्टेटमेंट है, वो किस तरीके का स्टेटमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा। अभी मैंने हमेशा बोला कि मेंस के जो टॉपिक होते हैं अब आगे देखो, क्रिटिकल मैसेज की बात कर रहा है कि क्या क्रिटिकल मैसेज होना चाहिए। निकट भविष्य में भारत की गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि ग्रामीण रोजगार सृजित करना चाहिए। अरे नहीं, शहरी रोजगार को कैसे खत्म करोगे, फिर शहरी बेरोजगारी है, गरीबी, उसको कैसे खत्म करोगे अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दोगे। भारत को बड़े पैमाने पर कृषक उत्पाद कंपनियां सृजित करनी चाहिए। अच्छा, उसके नेगेटिव सबकॉन्शियस होंगे तो उनको क्या कैसे जोड़ोगे आप बड़े पैमाने पर, मतलब जितने आवश्यकता उतना करो ना। कृषि में लोक निवेश की तुलना में निजी निवेश की प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर कोई ज़रूरी नहीं है, उसको फ़ायदा होगा तभी तक करेगा, नहीं होगा तो फायदा भाग जाएगा, फिर क्या करोगे। अरे हमेशा देखो मोर कंक्लूजन जो वर्ड होते हैं उनके तरफ जाओ। निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि, एकदम सही बात है, विकास मुख्य समाधान है, एकदम सही बात है। मेन सॉल्यूशन ये इंटीग्रेटेड जो है कृषि एग्रीकल्चर उसको बढ़ावा दो, उससे ऑटोमेटिक चीज़ों का आंसर सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, अभी देखो ये स्पेसिफिक है कि किसी चीज़ पे अगर आप निर्भर करते हो उसका क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में। क्रांति संदेश पूछा, आखिरी लाइन पढ़ो वहीं से आ जाएगा। 1845 में इस घातक कवक के बीजाणु ने समूचे देश में फैलना आरंभ कर दिया और उसने अपने पथ में आने वाले लगभग सभी लंपरों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अकाल ने कई मिलियन लोगों को मार दिया था, विस्थापित किया। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई एक स्पेशल फसल थी, उस पर अगर अपन भरोसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है उस पर, क्योंकि एक ही प्रोडक्टिविटी सारा उस पर कीड़े पड़ जाते हैं तो खतरनाक होता है। किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशा उपयुक्त होनी ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी इसीलिए है। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो उग जाते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, उपयुक्त होनी चाहिए। और ऐसे भी किसके बारे में बात कर रहा है ये चीज़ समझो कि ये देश के प्रधान खाद के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान्य फसलों को स्थान नहीं ले सकती। अच्छा ले ही नहीं सकते, तो नोट वर्ड याद रखना। पादपों के कुछ कवक संक्रमण को बड़े क्षेत्र में फैलने से बाधित किया है, रोका ही नहीं जा सकता, एकदम एक्सट्रीम पढ़िए। देखो फिर नोट वाला, किसी समांगी खाद स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं। अब देखो ये नोट में इस नोट में अंतर है, ये नॉर्मल कर रहा है स्टेटमेंट को, किसी समांगी खाद स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है, एकदम पॉजिटिव बात है। यही तो बात है कि जो सेम कैटेगरी का है, जिसमें लगता है कि एक पे अगर उसमें रोग लगा तो सब पे लग जाएगा, तो उसमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये एकदम सही बात है। ये तो आखिरी में ये बात पूरा इस पैसेज में यही कर रहा है, कुपोषित बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है, हमेशा एक चीज़ सोचो कि जब देख लो ना स्टार्टिंग में स्कैन कर लो, ये आदत बन जाएगी। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो इस टाइप के वर्ड में तो हमेशा देखना है कि मोस्टली बहुत रेयर चांस है, एक आध ऐसा आपको मिल जाएगा जिससे काटोगे आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र करने लगी सब काम। तब इतना पता लगे 3 और 5 ऑटोमेटिक सही है।
जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो एकदम सही बात है भाई। और फर्स्ट बेबी फीडिंग कितना उसका प्रचार प्रसार होता है। प्राधिकारी को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। ये बात भी सही है, टीकाकरण तो होना ही चाहिए। अभी 2 बात तो सही है। अब ये देखते हैं, बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम वर्ग गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम सही बात है ये तो। तभी तो TFR जो है उसमें चेंजेस आएंगे, माल न्यूट्रिशन में जो है उसमें कमी आएगी। एकदम सही बात है। अब देखो 2 3 है। अब ये जैसे कुछ बच्चे इसको सभी को पढ़ के गलत कर दोगे। मैं कितनी बार बोला, सभी मत देखो, पूरी लाइन पढ़ो। सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपयुक्त सुविधा आपूर्ति सुनिश्चित। क्या बात है, सबको होना ही चाहिए, तो पॉजिटिव बात है, सबको मिलना चाहिए। अब ऐसे सही है कि सभी वर्ड तो नहीं, नेगेटिव बात है। सबको मिलना चाहिए, उसमें क्या है, ये सुविधाएं तो सबको मिलनी चाहिए। वैसे नहीं कि ओनली एक व्यक्ति को मिले, अडानी को मिले, ऐसा नहीं हो सकता ना। सबको मिलनी चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए, नहीं फिर डेमोक्रेसी में क्या ही मतलब हो। तो दलहन वलन के बारे में है, दाल वाल के बारे में है, ठीक है। यहाँ से आखिरी पढ़ो। अरहर में कंबाइन कटाई के बाद भी कृषक को बचे हुए पुआल को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए केवल रोटेवेटर चलाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें वापस जोता जा सकता है और जो बहुत तेज़ी से अपघटित हो जाते हैं। तो अरहर में तो फसल में कोई दिक्कत नहीं है। यह कार्य धान के बचे हुए डंडलों के साथ कठिन है, जिन्हें आसानी से निकाला या वापस नहीं जा सकता, इसलिए कृषक साधन से जलाने का आसान। तो ये पराली वराली के बारे में बहुत सारा आपने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में फट से आंसर आएगा इसका। देखो, मशीनीकृत खेती ठुंडू जलाने का प्रमुख कारक है। अरे ऐसे कोई जरूरी शैली है, मशीनीकृत खेती नहीं है। बात होती है जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वो रीजन होता है। प्रमुख कारक है, इस टाइप का वर्ड तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब देखो, उत्तरी भारत के कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, काटोगे आंसर आ गया। 3rd मतलब 2 3 सही है। क्यों सही है, देखो, दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। देखो यही तो अपने आखिरी पैराग्राफ में पढ़ा अपने, एकदम सही बात है। क्योंकि वो उसके जो आप उस पर हार्वेस्टर चला दोगे वो गल जाता है, बहुत फास्ट गलता है, परंतु ये धान में नहीं होता, तो उसकी तुलना में अच्छा है। दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। एकदम सही बात है। यहाँ देखो अपघटित हो जाता है, सही बात है। सकता बोल रहा है। धान की तुलना में दलहन उगाने से कृषकों की आय अधिक होगी। अरे ये नहीं बता सकते आप, आय अधिक होगी या नहीं होगी, ये कंफर्म नहीं है। मैं फिर बता, जितने कन्फर्मेटिव वाले स्टेटमेंट होते हैं इस पैसेज में गलत होते हैं। आवश्यक है, होगा ही, इस टाइप के वर्ड हमेशा नोट करना। फिर वापस से मानसून का आ गया है। संचय ध्यान से देखना, वही सेम चीज़ है, आंसर भी सेम। ऐसा इसलिए है कि कोई कि जब मानसून की वर्षा होती है तो अतिरिक्त वर्षा जल के संचयन के लिए जगह हो तो जल को नियंत्रित रूप से छोड़ा भी जा सके, परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले जलाशय में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। तो ये डैम वाला डैम सेफ्टी बिल आया था उस टाइम बारे में था, तो ये डैम के बारे में कहीं ना कहीं वही है। अब ध्यान से देखना, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है। ये बात सही है, इसीलिए तो उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। सोचो कब का अंग्रेजों के टाइम का कानून बना हुआ था वो। ये बात सही है कि तीसरा तो सही है। बांधों की संग्रहण क्षमता को मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एकदम पॉजिटिव बात है। अब ये पॉजिटिव बात है तो सही होगी। 2 3 सही है तो आंसर तो आ गया। जलाशय में अधिकतम जल संचयन में होने वाली भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। ये बात सही है। और एक चीज़ हमेशा ये चीज़ रखना ना, कभी भी ना, जब भी ऐसा नहीं कि ये पहले ऑप्शन एनिमुलेट किया करो, एक पढ़ा ऑप्शन देखो कितना कट रहा है, ये चीज़ याद रखना। टाइम बचेगा आपका एग्जाम में, नहीं तो फिर टाइम बहुत कंज्यूम करोगे तुम लोग। फिर यही चीज़ जीएस में भी अपनानी है। एक स्टेटमेंट पढ़ो, नीचे ऑप्शन के पास भागो, बहुत बार ऐसा होगा आंसर आ जाएगा आपको फट से। निष्कर्ष के लिए आखिरी लाइन पढ़ोगे। भारत में आर्थिक उदाहरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्या से तय हुआ था, न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकता से दीर्घकालीन विकास के उद्देश्य से। तो वही है कि कैसा, और इन सभी वर्षों के बाद में 4 महान संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए हैं: कृषि, अधोसंरचना, औद्योगिकरण और शिक्षा, जो देश के भावी परिदृश्य में बंधनकारक है। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और इसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना, तो इन समस्या का निराकरण होना ही चाहिए। तो बस सभी सी बात, इन 4 चीज़ें बोल रहा है, इनका सोल्यूशन होना चाहिए। विकास की तलाश में अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पुनः विचार किया जाए, उन्हें पुनः परिभाषित किया जाए। ये देखो यहीं पे ही है। अतः संकल्पना रूपरेखा सीमाएं तो थी, जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई। आर्थिक उदाहरण के प्रारंभ से बेरोजगार, विहीन वृद्धि, सतत गरीबी, बढ़ती असमानता समस्या के रूप में उभरी है और ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो एक बात सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें क्यों हो रही है। ये बात तो सही, एकदम पॉजिटिव बात है। और याद करो, इसी टाइप का पैसेज एक बार पहले भी आया हुआ, जहाँ पे यही बात बोलता है कि गवर्नमेंट को जो है पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्र में न तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया, नहीं पर्याप्त निवेश किया। एकदम सही बात है। ये देखो शिक्षा,
मैंने बोला सोशल सेक्टर में ही आता है ये सारी चीज़ें, तभी तो बोल रहा है कि इनमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तभी उस समस्या का निराकरण हो पाएगा। ठीक है, अभी देखो, भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने मतलब इंटीग्रेटेड करने की आवश्यकता है, ताकि रोजगार की बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके, इसे वर्धित समय को बनाए रखा जा सके। अच्छा, अत्यधिक समेकन का मतलब तो हो गया भाई, तो उल्टा ज़्यादा समस्या को सामना भी करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा, जितना ज़्यादा लिंकेज होगा ना वर्ल्ड से, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी बढ़ती है। अमेरिका में कुछ भी होगा तो भारत पे प्रभाव पड़ता है, शेयर मार्केट उल्टा। इसीलिए अपन जो कैपिटल अकाउंट है उसका भी अपन पूर्ण कन्वर्टेबल नहीं किए हैं। ये कारण यही है कि वर्ल्ड जितना अनस्टेबल रहेगा तो भारत की इकोनॉमी उतना ज़्यादा अनस्टेबल होती रहेगी, तो कभी नहीं करता गवर्नमेंट, ये हमेशा याद रखना, पूर्ण समेकन कभी नहीं करेगा। आर्थिक उदारीकरण से बहुत आर्थिक वृद्धि होगी। बहुत आर्थिक वृद्धि क्या होती है? जिसे दीर्घकाल में गरीबी घटी और रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। बहुत वर्ड गलत है, आंसर है ये, हमेशा याद रखना है। वेरी वाले स्टेटमेंट होता है, इकोनॉमी लिबरलाइजेशन वुड कॉज लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ। लार्ज क्या होता है भाई? होगा तो थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहा है, ये तो फिर बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। देखो इस टाइप के वर्ड मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार इन स्टेटमेंट को पढ़ो, इन पेपरों को बार बार देखो, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ यूपीएससी गेम खेलती है। अब खुद से बार बार नहीं देखोगे ना, नहीं दिख रहा, फिर बार बार वीडियो देखो साथ में। अब देखो, औद्योगिक सेक्टर को मिलने वाले बैंक ऋण में संकुचन प्रारंभ हो गया है। ठीक है, समझ में आ गई प्रॉब्लम है। तेजी और मंदी वाला एक बाजार अर्थव्यवस्था में बैंकों को स्थापित करने उन्हें असफल होने की अनुमति होनी चाहिए। आज हम बैंक बंद नहीं कर सकते कि उन्हें बंद करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कमजोर हानि में रहने वाले बैंक को निरंतर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बैंकिंग रिफॉर्म की बात करा, सीधी सी बात है और कहीं नहीं, आंसर डायरेक्ट वहीं से आ जाएगा। भारत बैंकिंग व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में मदद ही नहीं कर पा रही है। अच्छा, ये तो नेगेटिव पार्ट हो गया। 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता ही नहीं की। अच्छा औद्योगिक सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना और सेक्टर के बैंक ऋण के ऊपर निर्भरता का एक अच्छा विकल्प है। अच्छा, भारतीय बैंकों की असफलता निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। देखो एक चिल्ला के बोल रहा है कि हम बंद नहीं कर सकते, उचित प्रक्रिया नहीं है, चिल्ला के बोल रहा हूँ। भारत में सौर ऊर्जा विशाल संभावना है। हम यही सभी अनुभव करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फॉसिल ईंधनों की जलाना रोकना होगा। तो समझ में आ गई किस बारे में बात कर रहा है। इधर आ जाओ। भारत सरकार 2030 तक उत्सर्जन को 33% कम करने के अपने लक्ष्य से दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है तथा उस दिशा में उसने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त प्रोत्साहन दिए है और नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश भी किए हैं। परंतु व्यापारी घराने ऐसे समय में जब तकनीकी अब तक तैयार नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं। तो समझ बात है, जब भी ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर पीछे हटता है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। उत्सर्जन को 33% घटाने के भारत की प्रतिबद्धता प्राप्त करना असंभव है। नेगेटिव बात, भारत की नवीकरणीय संसाधनों में निवेश करने के बजाय गैस का आयात करना चाह रहे हैं। फॉसिल फ्यूल से तो अपने दूर होना, नवीकरणीय उसमें करना ही है। भारत को प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है, यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, महंगा है, इसीलिए तो जो प्राइवेट सेक्टर आ नहीं रहा है, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी। अभी देखो, सरकार प्राइवेसी तकनीक पर अक्सर महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। एकदम सही बात है। जब लग रहा है प्राइवेट सेक्टर भाग रहा तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हकीकत है, दैट्स द रियलिटी। 2030 तक उत्सर्जन 33% कटौती भारत की प्रतिबद्धता गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगी। अरे नहीं रे, रिन्यूएबल एनर्जी पे होगी। ये चीज़ समझना है। उन्हें उसने स्पेसिफाई कर दिया नहीं उसी पे निर्भर है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे पर उसमें आगे लाइन और पढ़ो, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा बोला है, नवीकरणीय ऊर्जा का पे भारी निवेश किया, ऐसा नहीं कि उसी के कारण होगा वो। जीनोम एडिटिंग की बात है, बहुत बार पढ़े हो साइंस में, बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा इसके बारे में, तो पता होना चाहिए ये चीज़, ध्यान से देखना। जीनोम एडिटिंग में एक पादप से दूसरे पर जीनों के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है। यही तो इसमें देखो, अगर स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो यही तो बात बोल रहा है कि इसमें यही अंतर है। जीनोम रूपांतरण में क्या करना करना पड़ता है, ऐसा इसमें नहीं करना पड़ता है। एकदम सही बात है। जीनोम संपादन विशेष रूप से पादप जीनोम के उस भाग को पता लगाने से संबंधित जिनके परिवर्तित किया जा सके, उसके रोग की भेद्यता को कम किया जा सके, कुछ शाखनियों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाए जा सके और स्वतंत्रता बढ़ाई जा सके। जीनोम संपादन के द्वारा चुनी हुई जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो सकता उधर भी आ रहा था, जिससे पौधों की पर्यावरणीय तत्वों के साथ अनुकूलित होने में सहायता मिलती है। एकदम दोनों सही स्टेटमेंट है।
देखो ये आवश्यकता नहीं है, कभी हमेशा पढ़ा करो थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं कि एकदम पूरा। अभी देखो फिर ठोस प्रबंधन, केडा, ये सब चीज़ें, और ये पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन आ ही रहा है, आपका 2023 में भी आया है। तो अपशिष्ट मैनेजमेंट की बात है, बस सीधी सी बात है। तो ये कहाँ अपशिष्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है। भारत में जल निकास तंत्र बारिश के पानी का एक मल जल के लिए अलग अलग नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो उसके है नहीं। शहरी स्थानीय निकायों के पास अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन विधेयक शक्तियाँ ही नहीं है। अच्छा कानून बनाने में क्या जाता है, कानून तो कोई बना। हमारी नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट व मल जल प्रणाली खराब प्रबंधन हमारे शहर में पेयजल की कमी के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पढ़ो, अवैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ जल निकास व्यवस्था खराब होती है और असंशोधित मल जल को बारिश के पानी को ले जाने पर नालों में छोड़ दिया जाता है। उसका परिणाम होता है कि नालों का अवरोध हो जाना, जिससे रुका हुआ पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होता है, जल जनित रोग पैदा होते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल निकासी तंत्र के अनुष्ठान के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। एकदम सही बात है, दोनों इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अलग अलग रहोगे तो समस्या बढ़ती रहेगी। धर्म के बारे में है, ठीक है, अंतःकरण को मानना उसके बारे में है, तो ये तो ऑटोमेटिक आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये कॉमन सेंस है, इसको जरूरी नहीं। अब बस हाँ स्टार्टिंग देख लो कि किसका फंडामेंटल राइट का भी क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट के तो अब क्या ही है, राज्य नागरिकों के धार्मिक मान में हस्तक्षेप ही नहीं करेगा। कितनी बार बोला, उसमें लिखा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो एकदम वर्ड कट जाएगा। किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य कानून से प्रतिरक्षित है। किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण ऐसे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आती। क्या बात करें, फंडामेंटल राइट का पार्ट सीधा सीधा तो है। संविधान में देखी धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, यही तो मेन बात है। अरे ये तो अपन देखते ही आ रहे हैं, करता ही है। अब देखो कितना टाइम समय लगा, मुझे 40 मिनट भी नहीं लगा, 36 मिनट में हो गया। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूँ 30 मिनट क्या 25 मिनट में आ जाएंगे पैसे। तो 1.5 घंटा रहेगा अपने पास। और आराम से उधर छाट के भी क्वेश्चन करोगे ना, आराम से, खूब आराम से। मैं बताऊँ 30-35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से कर सकते हो आप रीजनिंग मैथ के। बस यही है कि आपको फालतू के क्वेश्चनों को बस ये चीज़ याद रखना कि छाट लेना कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। तो 2023 वाला पेपर मैं करवाऊंगा तब ऐसे ही करवाऊंगा, उसको पूरा एकदम डिटेल में करेंगे अपन। 2 घंटे में बैठ के करेंगे सारा पेपर, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, कौन सा छोड़ना है, क्या है, उस अप्रोच से करेंगे। किसी कुछ पूछना है?